हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। मैं लंबे टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे। दोस्तों, हमारी नॉर्मल लाइफ में दो तरह के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, या हम यूँ कहें कि हमारी एक नॉर्मल लाइफ दो बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। पहला, एक इंसान की राइट, तो दूसरे इंसान की उस राइट को रेस्पेक्ट करने की, उस राइट को इज्जत करने की, सम्मान करने की दूसरे इंसान की ड्यूटी बनती है। अगर कोई इंसान किसी इंसान के राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसे सम्मान नहीं देता है और उस इंसान के अगले इंसान के राइट्स की, अगले इंसान के अधिकार की को सम्मान नहीं करने की वजह से, रिस्पेक्ट नहीं करने की वजह से अगर उस इंसान को किसी भी तरह का डैमेज होता है, किसी भी तरह की हानि होती है, तो उस इंसान की ये लायबिलिटी बनती है कि वो सामने वाले इंसान को रेमेडी प्रोवाइड करेगा। यही तो है हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स। यानी हमारे रॉन्गफुल एक्ट की वजह से अगर किसी इंसान को किसी भी तरह का कोई भी डैमेज इश्यू होता है तो हमें उसे रेमेडी प्रोवाइड करनी होती है। और ये सारे के सारे यानी कि टॉर्ट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करते हैं। वो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो टॉर्ट्स हैं वो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, अगर आपने कोई गलती करी है और आपकी उस गलती से किसी को किसी भी तरह का कोई डैमेज होता है तो आप उसे रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, आप उसे क्षतिपूर्ति देंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बात कर रही हूँ, मैं वो बात करने जा रही हूँ नो फॉल्ट लायबिलिटी की। यानी कि अगर आपने गलती नहीं की है और फिर भी आपको उसकी क्षतिपूर्ति देनी है, फिर भी आपको उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ टॉर्ट के उन रूल्स की, टॉर्ट के उन फैक्ट्स की जिनमें कि नो फॉल्ट लायबिलिटी होती है। आपकी बिना गलती के भी आपको उसे रेमेडी प्रोवाइड करनी होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है नो फॉल्ट लायबिलिटी का, ये कॉन्सेप्ट सेटअप हुआ था 1868 में। यानी कि इसको भी हम नो फॉल्ट लायबिलिटी को भी हम लोग 2 टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जो कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में 1868 में इनोवेट हुआ था, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, यानी कि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर केस को हम सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस क्या है। ये केस 1868 में इवॉल्व हुआ था और इसमें रिलायंस और फ्लेचर 2 पड़ोसी होते हैं। रिलायंस के लैंड्स में उसके अपने माइंस होते हैं और फ्लेचर के लैंड में उसके अपने मिल होता है। अब फ्लेचर की जो मिल होती है उसमें उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तब फ्लेचर सोचता है कि क्यों ना मैं अपने लैंड में एक रिजर्वायर बनाऊं, एक जलाशय बनाऊं, जिससे कि मुझे एनर्जी मिले, जिससे कि मुझे पावर मिले और मेरे मिल अच्छे से चल सके। तो जैसे उसके मन में ये विचार आता है तो एक रिजर्वायर बनाने के लिए फ्लेचर ने कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को और इंजीनियर्स को हायर किया। उसने कॉन्सेप्ट बहाल किया, कॉन्ट्रैक्टर्स को बहाल किया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, यानी कि आजकल जिसे हम लोकल में प्राइवेट कहते हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्राइवेट ठेकेदार्स को उसने बहाल किया और इंजीनियर्स को। तो जब उन्होंने फ्लेचर के लैंड में काम शुरू किया रिजर्वायर बनाने का, तो उन्होंने देखा कि उस जमीन में बहुत सारे माइन शाफ्ट्स पड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सारे माइंस तक जाने वाले होल्स पड़े हुए हैं। लेकिन उन ठेकेदारों ने, उन वर्कर्स ने काम करने के टाइम पे उन होल्स को, उन माइन शाफ्ट्स को कवर नहीं किया, उसके लिए कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया और उन्होंने रिजर्वायर का काम शुरू कर दिया। रिजर्वायर बनके तैयार हो गया। जब रिजर्वायर कंप्लीट हो गया, उसमें पानी भरा गया, तो उन माइन शाफ्ट्स की से होते हुए सारा पानी, रिजर्वायर का सारा पानी रिलायंस के लैंड में चला गया, माइंस में चला गया। और इस वजह से रिलायंस के माइंस में सारा पानी चले जाने की वजह से रिलायंस को बहुत भारी लॉस हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ। तब
रिलायंस ने फ्लेचर के अगेंस्ट में, यानी कि फ्लेचर की वजह से रिलायंस को लॉस हुआ, तो उसने कोर्ट में उसे सू फाइल किया कि आपकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, आपकी वजह से मेरे माइंड से पानी चला गया है, आपकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, तो आपको मुझे रेमेडी प्रोवाइड करानी होगी। यानी कि जितने भी मुझे लॉस हुआ है आप लायबल हैं मुझे वो क्षतिपूर्ति करने के। अब इशू ये उठता है, अब बात ये उठती है कि क्या किसी इंसान की जमीन में हुई गलती से, किसी इंसान के लैंड में हुई गलती से जिसका कि वो जिम्मेवार नहीं है, क्या फिर भी उसे डैमेज के लिए उसे रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? क्या वह इंसान जिसकी गलती के बिना भी क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेवार बनता है? तो यही बातें फ्लेचर ने भी अपने डिफेंडेंट में कहा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने कोई काम नहीं किया, जो काम भी किया उसे वर्कर्स ने और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जब अपना जजमेंट दिया तो जजमेंट देते समय उसने कहा कि रिलायंस के जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी डैमेज हुआ है, जितना भी उसकी क्षति हुई है, उन सब का लायबल फ्लेचर होगा और फ्लेचर को उसे सारी क्षतिपूर्ति देनी होगी। और यहीं से सेटअप हुआ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 3 बेसिक इंटीग्रेंट्स पे डिपेंड करता है। पहला, डेंजरस थिंग्स, आपके लैंड पे डेंजरस थिंग्स का लाना। अगर अब बात यहाँ उठेगा कि डेंजरस थिंग्स क्या है, तो नॉर्मली हम इसे समझ सकते हैं कि इन डेंजरस थिंग्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी अनकंडीशनल चीजें, अननेचुरल चीजें जिसे हम अपने यूज के लिए, हम अपने स्पेसिफिक यूज के लिए हम अपने लैंड पे लाते हैं। ऐसी चीज, ऐसी स्थिति जो कि हमारे लैंड पे अवेलेबल नहीं है नेचुरल तरीके से, उसे हम अपने लैंड पे लाते हैं, उसे अपने लैंड पे हम बनाते हैं, तो वो डेंजरस चीज कहलाती है। दूसरा उसका इंग्रेडिएंट है एस्केप, यानी कि अगर आपके लैंड पर आपने कोई डेंजरस चीज लाया और वो आपके लैंड से, आपके कंपाउंड से वो एस्केप कर जाता है, वो वहां से हट जाता है, बाहर चला जाता है, और उस डेंजरस थिंग्स के आपके लैंड से बाहर जाने से अगर किसी इंसान को कोई लॉस होता है तो सामने वाले इंसान का प्राइमे फेसी लायबिलिटी बनती है। यानी कि वह इंसान जिसके लैंड से डेंजरस चीजें एस्केप हुई और जिसके लैंड में वो गई, जिसे उसने डैमेज दिया, तो डैमेज देने वाले इंसान को, डेंजरस थिंग्स वाले इंसान को लायबिलिटी देनी पड़ेगी, उसे की रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। और इस केस में वही हुआ, फ्लेचर के लैंड में बने रिजर्वायर की वजह से, उसके पानी की वजह से रिलायंस को हानि हुई और फ्लेचर को सारा उसमें देना पड़ गया, उसे रेमेडी प्रोवाइड करवाना पड़ गया। तो अब जो हम देख रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में प्लेंटिफ्स को कुछ भी नहीं करना होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है, डिफेंडेंट को ये साबित करना पड़ता है कि वो उस डैमेज के लिए लायबल है या नहीं है, उसकी लायबिलिटी बनती है या नहीं है। लेकिन अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सारे जो प्रोविजन है, सारे जो सहयोग है या फिर हर तरह की चीज़ें, सब कुछ मिल रही है, प्लेंटिफ को मिल रही है, डिफेंडेंट को नहीं मिल रही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं डिफेंडेंट्स को भी। तो चलिए हम बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की कि आखिर कौन कौन से एक्सेप्शंस डिफेंडेंट को मिले हैं जिनसे वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेंटिफ्स फॉल्ट की। जी हाँ, अगर प्लेंटिफ्स से कोई गलती हुई हो तो वहां पर भी डिफेंडेंट अपना बचाव कर सकता है। और इसके लिए भी मैं एक केस का जिक्र करूंगी, पॉइंटिंग वर्सेज नुक्स का केस। अब हम इस केस की बात करते हैं कि पॉइंटिंग वर्सेज नुक्स का केस क्या था। तो यहाँ पॉइंटिंग और नुक्स दो पड़ोसी थे। एक के घर के कंपाउंड में जंगली पेड़ पौधे थे और एक के पास घोड़ा था। अब होता ये है कि जिसके पास घोड़ा था उसका घोड़ा निकल करके एक दिन उन जंगली पेड़ पौधों को खाने लगता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा मर जाता है। अब इस स्थिति में वो इंसान सू फाइल करता है कोर्ट में कि आपके जंगली पेड़ पौधों की वजह से हमारा घोड़ा मर गया है, तो आप हमें रेमेडी प्रोवाइड करोगे। लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो अपना बचाव करता है ये कह करके कि हमने अभी देखा था कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो 3 बेसिक इंटीग्रेंट्स थे कि पहला लैंड पे डेंजरस चीज़ों का लाना, दूसरा उसका एस्केप होना, तब जा करके उसे लायबिलिटी बनती है।
यानी रेमेडी प्रोवाइड करवानी होती है। तो यहाँ पे डेंजरस चीजें तो थी, जंगली पेड़ पौधे तो थी, बट नोट करने वाली पॉइंट ये है कि क्या वो जंगली पौधे अपने कंपाउंड से बाहर गए? क्या वो जंगली पौधे अपने पैरामीटर से बाहर गए? नहीं, वो अपने पैरामीटर के अंदर थे, वो अपने कंपाउंड के अंदर थे। तो यहाँ पर डिफेंडेंट की कोई भी गलती नहीं बनती है, यानी कि उसके वो ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कि डेंजरस थिंग देन एस्केप, ये मैटर यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, ये मैटर यहाँ पे लायबल नहीं हो रहा है, इसलिए डिफेंडेंट की यहाँ लायबिलिटी नहीं बनती है कि वो उसे सूफा देगा, उसे रेमेडी प्रोवाइड करेगा। हम अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो कि नेचुरल होती हैं, जिन पर हमारा कोई कमांड नहीं होता, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम रोक नहीं सकते हैं, जिनके ऊपर हम कमांड नहीं कर सकते हैं, और अगर उनकी वजह से अगर किसी को कोई लॉस होता है, अगर किसी को कोई डैमेज होता है, तो उस सिचुएशन में हम एक्ट ऑफ गॉड कह करके, एक्ट ऑफ गॉड का सहारा लेकर के हम वहाँ रेमेडी प्रोवाइड करने से बच सकते हैं। इसके लिए भी मैं एक केस का जिक्र करूंगी, निकोलस वर्सेज मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड के केस में भी यही होता है कि एक के जमीन में एक जो आर्टिफिशियल उसने एक झील बना रखा होता है, लेक बना रखा होता है, और एक दिन भयंकर बारिश की वजह से उस जो आर्टिफिशियल लेक होता है, जो एक कृत्रिम झील होता है, उसे बाढ़ आ जाता है, और उस बाढ़ की वजह से सारा पानी बह करके मार्शलैंड के घर में चला जाता है, जिसकी वजह से मार्शलैंड का घर टूट जाता है, उसके सारी दीवार, उसकी सारी ईंटें टूट जाती हैं। और यहाँ पर मार्शलैंड केस फाइल करता है निकोलस के ऊपर कि आपके डेंजरस थिंग्स की वजह से, आपके आर्टिफिशियल लेक्स की वजह से, जो कि एक डेंजरस थिंग है और इसे आपने अननेचुरल तरीके से आपने अपने लैंड में बनाया है और ये नेचुरल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे डैमेज हुआ है, तो आपको मुझे रेमेडी प्रोवाइड करनी है। लेकिन यहाँ पर भी कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो सारी घटनाएं हुई, ये जो बाढ़ आया, उस पर किसी का कोई कमांड नहीं था, भारी वर्षा पर किसी का कोई कमांड नहीं था, इसलिए निकोलस को किसी भी तरह की रेमेडी देने के लिए लायबल नहीं ठहराया गया। अब हम बात करते हैं तीसरी एक्सेप्शन की। वो तीसरा एक्सेप्शन कहलाता है वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, इट मीन म्यूचुअल बेनिफिट। अगर कोई दो इंसान अपने कॉमन यूज के लिए, अपने कॉमन बेनिफिट के लिए कोई अननेचुरल चीज, कोई डेंजरस चीज अपनी लैंड पर लाते हैं जिससे दोनों को इक्वल बेनिफिट हो रहा हो, और उस सिचुएशन में अगर किसी एक को किसी भी तरह का डैमेज होता है तो सामने वाले को लायबल नहीं ठहरा सकता है। अब हम बात करते हैं चौथे एक्सेप्शन की, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि किसी अजनबी के द्वारा किया गया कार्य। हम इसे समझते हैं रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में। अगर फ्लेचर के रिजर्वायर को कोई स्ट्रेंजर यानी कोई अजनबी नुकसान पहुंचा देता, उसे डैमेज कर देता, जिसकी वजह से सारा पानी चला जाता रिलायंस के केस के माइंस में, तो इस सिचुएशन में रिलायंस को अगर सू करता फ्लेचर के ऊपर, तो उस सिचुएशन में फ्लेचर लायबल नहीं होता रिलायंस को रेमेडी प्रोवाइड कराने के, क्योंकि इसमें उसने कोई गलती नहीं करी होती है। उसे यह पता नहीं होता कि कोई अजनबी इंसान आकर उसके रिजर्वायर को डैमेज कर देगा, उसके रिजर्वायर को तोड़ देगा, जिससे कि रिलायंस को लॉस लगेगा। लेकिन अगर इस दूसरी सिचुएशन में अगर फ्लेचर को ये मालूम होता कि कोई इंसान उसके रिजर्वायर को तोड़ सकता है, उसके रिजर्वायर को डैमेज कर सकता है, जिससे कि रिलायंस को हानि पहुंच सकता है, रिलायंस को डैमेज हो सकता है, तो उस सिचुएशन में फ्लेचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसकी प्रॉपर केयर करता, उसकी प्रॉपर निगरानी करता, ताकि कोई भी उसके रिजर्वायर को डैमेज ना कर सके। सबसे लास्ट एक्सेप्शन आता है स्टेटरी अथॉरिटी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे स्टेट की तरफ से अगर कोई काम किया जाता है, जैसे कि ब्रिजेस बनाना, जैसे कि पुल बनाना, तो अगर उस कंडीशन में किसी को कोई डैमेज होता है, किसी का कोई लॉस होता है, तो वहाँ पर कोई किसी भी तरह के लिए रेमेडी प्रोवाइड कराने के लिए लायबल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट एक और केस की बात करते हैं। केस का नाम है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का ये केस है, सॉरी 1987 का केस। अब इस केस को हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या कहानी थी। तो यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जिसने कि एक प्लांट स्थापित किया, एक प्लांट लगाया भोपाल में, और ये जो यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, उसने जो प्लांट लगाया भोपाल में, तो उसमें जो ये पेप्साइड और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें ये बनाते थे अपनी कंपनी में।
अपने इंटरप्राइज के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर। 2 दिसंबर 1984 को अप्रॉक्स 40 टन के लगभग में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और इस तरह की बहुत सारी जहरीली गैस जो है वो लीक होना शुरू हो गया। गैस के लीक होने की वजह से फैक्ट्री के साथ साथ अगल बगल के जितने भी एरियाज थे वो सारे के सारे गैस चैम्बर में तब्दील हो गए और लगभग 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे लोग बीमार हो गए। एक घटना होने के बाद एक जांच कमेटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इस कंपनी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा के जितने भी प्रावधान लिए गए थे या बनाए गए थे उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। यानी कि जितने भी प्रिकॉशंस लिए गए थे, जितने भी सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट्स लगाए गए थे वो सब के सब बंद पड़े थे, कोई भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर उन्हें भी और इसी केस से एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवोल्यूट हुआ। यानी कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है हमारे इंडिया में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के टाइम में इवोल्यूट हुआ। अब इस केस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स इसमें काम करते हैं, तो इसमें सबसे पहला तो होता है कि इसमें डेंजरस चीजें होना चाहिए। डेंजरस चीजें तो यहाँ थे, तो डेंजरस चीजें थी, लेकिन अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं, किसी इंटरप्राइज की बात करते हैं तो वहां पे एस्केप का होना, यानी कि डेंजरस चीजों का बाहर जाना जरूरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है कि डेंजरस या फिर हैजार्डस चीजें जो है कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर वो बाहर जा रही है या नहीं जा रही है। अगर वो चीजें कंपनी के अंदर भी, फैक्ट्री के अंदर भी है और उससे अगर किसी को कोई डैमेज होता है तो वर्कर्स जो है उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के से रेमेडी मांग सकते हैं, क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं डिफेंडेंट को, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफेंडेंट्स को कोई भी एक्सेप्शंस नहीं दिया गया है। यहाँ पे जितने भी गलतियां होती हैं वो बाहर जाएं या नहीं जाएं, अपने सीमित जगह में भी रहें, लेकिन फिर भी अगर किसी को भी कोई लॉस लगा तो आपको डैमेज के अगेंस्ट में आपको रेमेडी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें इसकी कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेज है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो पर्सन को इंटरफेस करते हैं, यानी कि वो पर्सन के उनको फोकस करते हैं, किसी इंसान के ऊपर काम करती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो एंटरप्राइजेस यानी कि कमर्शियल थिंग्स को के ऊपर काम करती है। दूसरा होता है डेंजरस एंड हैजार्डस चीजें। और लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डेंजरस चीजों का एस्केप होना, यानी कि उसको अपने कंपाउंड के अंदर से, उसको अपने पैरामीटर्स से बाहर जाना होता है। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पैरामीटर से बाहर जाए। अगर वो अपने पैरामीटर के अंदर भी डेंजर करता है, डैमेज करता है, तो वहां भी उसे लायबिलिटी देनी होती है। और इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंडेंट को एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जबकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफेंडेंट को किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शंस नहीं दिया गया है। और अगर बात कर ली जाए एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कि कितनी मात्रा में आप क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, क्वांटम ऑफ डैमेज कितनी आप उसे वहाँ से रेमेडी मांग सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस इंटरप्राइज की, उस फैक्ट्री की साइज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके अनुसार से आप अपनी रेमेडी की मांग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी मैं अच्छे तरीके से एक्ट ऑफ गॉड एंड वायलेंसी नॉन फिट इंजुरिया को मैं फिर से डिफाइन करूं अच्छे से, और एक्सेप्शंस के साथ साथ मैं उस केस को भी अच्छे से डिफाइन करूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।